हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें कंप्लीट किया जा रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वन लाइनर फॉर्म में आपको 6 to 12 तक एनसीईआरटी जो है इस बुक में कवर किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है। इसमें जो है पार्ट 4 है। इसके पहले जो है 3 पार्ट कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आप देखे ना हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग चेक करके वाचिंग कर सकते हैं। इसमें जो है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है कंप्लीट किया जा रहा था सब्जेक्ट, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं। सभी जो है एग्ज़ाम में प्रश्न जो है इसी बुक से बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ताकि और लोग जुड़ सकें, उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं सभी को एक बाय एक करके देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में। कृषि किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, और कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य है खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से संबंधित है। फिर से एक बार देख लीजिए, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य है खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। आगे हैं भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, जो कि 7वीं अनुसूची में ये कहा गया है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर ML दंतवाला के अध्यक्षता में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर ML दंतवाला के अध्यक्षता में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया था? तो वर्ष 1985 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1965 में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1965 में की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो 20 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जीन्स की जो है कुल संख्या कितनी है? तो 20 है। और भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? तो 18.3% है। वर्ष 2022-23 के अनुसार ये दिया गया है डाटा। भारत के कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट
के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो वाणिज्य बैंक है, सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारत के कृषि साख के संस्थागत स्रोत को घटता हुआ क्रम क्या है? तो वाणिज्य बैंक है, उसके बाद सरकारी बैंक है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो 2 बार की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो नेफेड है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो नेफेड है। और भारत में कृषि श्रम शक्ति लेबर फोर्स जो है को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तो लगभग 60% करता है। आगे है कि बजट 2024-25 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए रुपए जो है 1.52 लाख करोड़ प्रावधान किया है। एक बार फिर से देख लीजिए, बजट 2024-25 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ प्रावधान किया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, जिसे कहते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसे NAARM, कहाँ स्थित है ये? तो ये हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें कमर्शियल क्रॉप जो है सम्मिलित है। फिर से एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। आगे है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है तो उसे सीमांत जोत कहते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति करता है। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जा रही है। फिर से एक बार देख लीजिए कि भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 की थी और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। आगे है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? तो कर्नाटक राज्य द्वारा लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो 57.8% है। फिर से एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो 57.8% है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा होता है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तप्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? तो चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु ये निर्णय लिया है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? तो चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए ये निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी
किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत कुल 22+1 फसलों के मूल्य की घोषणा करता है और 7 अनाज हैं, 5 दलहन, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 23 फसलों के मूल्य की गणना करता है, जिसमें कि 7 जो है अनाज हैं, 5 दलहन हैं, 7 तिलहन हैं, 4 जो है वाणिज्यिक फसलें हैं। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कि यूएनडीपी ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। यूएनडीपी ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन पॉस्चर एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? तो भारतीय खाद्य निगम है, जिसे एफसीआई कहते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्रकृति होती है? तो दीर्घकालिक प्रकृति होती है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भारत की औसत फसल गहनता, भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? तो 142% है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा वर्ष 1965 में लागू किया गया था। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा प्रकाशित की जाती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये 2011-12 में प्रारंभ किया गया था। जनसंख्या का दबाव और प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार इसी लाइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है।
फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पे कराया जा रहा है, तो आप लोग वाचिंग कर सकते हैं। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग और पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिक प्रगति का उदाहरण है। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग और पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिक प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। किसी निजी क्षेत्र में बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है, तो ये HDFC बैंक ने प्रारंभ किया है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ अवस्थित है? तो गेतल सूद अर्थात रांची में ये स्थित है। आगे है प्रमुख कृषि संस्थान मेजर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। एक तरफ संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में स्थित है। और भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद में स्थित है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एक करनाल में स्थित है और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये कुर्ग में अवस्थित है और कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है चिकमंगलूर में अवस्थित है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में स्थित है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। टिड्डी चेतावनी संगठन ये जोधपुर में स्थित है और कृषि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय ये फरीदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये हैसरघट्टा में स्थित है। विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में स्थित है और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी ये पुणे में स्थित है और पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में और पशु चिकित्सा जैविकी ये गुवाहाटी में स्थित है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में स्थित है और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में स्थित है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। आगे है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक है कि उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं सभी को एक बाय एक करके देखेंगे। व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। उद्योग किसे कहा जाता है? इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? तो व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण और निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता है? तो ये कृषि क्षेत्र का जो है अंश कम होता है। ध्यान रखिएगा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता है? तो कृषि क्षेत्र का अंश जो है कम होता है।
आगे है कि ज्ञान आधारित उद्योग की संख्या किसे दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योग कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा प्राप्त है? कच्चा तेल को, पेट्रोलियम को और रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। ये सभी जो हैं 8 उद्योग जो हैं मूल उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, 8 मूल उद्योग का सूचकांक आपसे पूछा गया है में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो रिफाइनरी उत्पादन का है। 8 मूल उद्योगों का सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये रिफाइनरी उत्पादक का है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। आगे है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन किससे संबंधित है? तो ये रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीय से संबंधित है। औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो 6 उद्योग आते हैं। कोयला, लौह इस्पात और वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल प्रव्यय कितना होगा? तो 19,700 करोड़ रुपए होगा, जो कि वर्ष 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य है। भारत में लघु स्तर स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है, हैंडलूम इंडस्ट्री है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय है? तो ये निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण करता है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारत में मेगा फूड जो है, भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से जो है सुधार लाना है। भारत में मेगा फूड पार्क्स का योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश विधि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करता है। आगे है BSNL। BSNL का पूरा नाम क्या है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड है, जिसे BSNL कहते हैं, और की स्थापना वर्ष में हुई थी तो ये वर्ष 2000 में की गई थी इसकी स्थापना। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान है? तो ये यमुनानगर है, जो कि हरियाणा, और बल्लारपुर जो कि महाराष्ट्र, तथा कमलापुरम जो कि तेलंगाना में स्थित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो ये लोगो शेर है उसका। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो ये शेर है। आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अवचन पर प्रतिबंध लगाना है। आगे है कि उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो आबिद हुसैन समिति द्वारा किया गया था। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है, जो कि सबसे ज़्यादा मिल में कपड़े उत्पादित किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी
जिसे मुद्रा नाम दिया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। भारत में उद्योग एवं लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? तो ये उद्योग अधिनियम 1951 है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उत्पन्न कराना है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आगे है कि स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। तो स्वतंत्रता पूर्व होने से पहले जो है कारखाने कौन कौन से? तो कुल्टी जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। और साकची जो है झारखंड में, जिसकी स्थापना 1907 में। और हीरापुर जो है पश्चिम बंगाल में, जो कि वर्ष 1908 में किया गया था इसकी स्थापना। भद्रावती जो कि कर्नाटक में, ये वर्ष 1823 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्णपुर पश्चिम बंगाल में, जो कि 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे है वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। आगे है भारत सरकार द्वारा महारत्न योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दिसंबर 2009 में की गई थी। और भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापार उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई थी? तो बेंगलुरु को प्रदान की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया जाता है? तो ये उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु किया जाता है। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। वर्ष 1991 में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? तो ये नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2006 में पारित किया गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया? तो भारत देश में बनाया गया था। आगे है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वर्षों के दौरान जो है कमाए गए औसत शुद्ध लाभ लगभग 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लगभग एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये कपड़ा उद्योग प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? तो रोजगार के अवसर वृद्धि करने हेतु ये आवश्यक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहते हैं, द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर वर्ष 2004-05 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? तो वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। और वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? तो ये SBS राघवन के प्रतिस्पर्धा पर यह गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा।
आगे है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो वर्ष 1991 में अपनाई गई थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो ये मासिक आधार पर किया जाता है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों को का उपयोग करते हैं और क्या कहलाते हैं? तो उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो आर्थर सी क्लार्क को ये प्रदान किया जाता है। और मीरसेट समिति किससे संबंधित है? तो ये हथकरघा के विकास से संबंधित है। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अर्जुन सेन गुप्ता है। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो ये वस्त्र नीति से संबंधित है। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? तो मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग में ये सहायता किए हैं। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के लिए विकास का उत्तरदायित्व तो किस पर है? तो भारत पर्यटन विकास निगम पर है। नायक समिति किस से संबंधित है? तो ये नायक समिति जो है ये लघु उद्योग से संबंधित है। आधुनिक सभ्यता के किस विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो लौह इस्पात को माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो श्री रंगराजन समिति ने यह सिफारिश की थी। किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ था? तो ये वर्ष 1991-92 हुआ था। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे हाल कहते हैं किससे संबंधित है? तो वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर वायुयान जो है बनते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित मुख्य इस्पात संयंत्र कौन कौन से है? तो राउरकेला जो कि सबसे ये पुराना है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये 1955 में इसके स्थापना किया गया था। और सहयोगी देश कौन सा है? तो ये जर्मनी देश है। भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। पूर्व सोवियत संघ इसकी स्थापना में जो है सहयोग किया था। आगे है कि दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, 1955 में इसका भी स्थापना किया गया था। ये इससे संबंधित जो है ब्रिटेन के निवासी थे। और बोकारो जो है ये झारखंड में स्थित है। 1964 में पूर्व सोवियत संघ द्वारा ये जो है मिलते हैं। आगे है कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी बिहार में की गई थी। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिकंदरी बिहार में की गई थी। आगे है नेक्स्ट टॉपिक जो कि गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं अब तक के वो सभी एक बाय एक करके देखेंगे। गरीबी किसे कहते हैं? तो आर्थिक एवं सामाजिक वांछना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, उसे गरीबी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, गरीबी कहलाती है। आगे है कि भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो ये परिवार का उपभोग व्यय है। और भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये कैलोरी प्राप्ति से संबंधित है। डंडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। आय के विवरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो गिनी गुणांक है। और लॉरेंस वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकास किया था? तो एक क्रमशः मैक्स ओ लॉरेंस वर्ष 1905 में तथा कोरेडो गिनी वर्ष 1912 में इसकी स्थापना किए थे। वर्ष 1989 में लकड़ा
वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारत गरीबी की माप के लिए किया गया था। निर्धनता दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेंगन नक्शे द्वारा किया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा जो है दिया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है? तो ये परिवार को इकाई माना जाता है। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि UNDP है के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है और इस संबंध में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है और इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या में वृद्धि है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो यह आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या में वृद्धि है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी में है? तो ये संरचनात्मक स्ट्रक्चरल श्रेणी में जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आगे है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1975 में पारित किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1952 में प्रारंभ किया गया था। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धावस्था जो है पेंशन है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तो ये 37.2% के किए हैं। गरीबी क्षमताओं का अभाव यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का ये कथन है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक विकास से संबंधित है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये वर्ष 1982 में जो है आरंभ किया गया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में निवास करते हैं। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है, जो कि भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। टाइम सेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग देख लीजिए। डॉक्टर वाई के अलग समिति और लकड़वाला समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, आगे अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स समिति, ये सभी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पिछले वर्ष 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकाला गया है। आगे है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता से ये जो है आधारित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। आगे है स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? तो 0.50% लगाए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1983 में हुई थी। एड्रागोजी जो है किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे UDI कहते हैं, योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? तो थेम्बली था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए ये योजना जो है व्यापक है। आधार जो होता है ये प्रत्येक भारतीय नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना जो है व्यापक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है कि ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा जो है पूरा किसे कहते हैं? तो ये प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरिया है। को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा जो है को समर्पण सर्वप्रथम जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास द्वारा किया जाता है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो वर्ष 2015 तक निर्धारित किए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस वर्ष है? तो ये केरल में है। कहाँ पर है? किस राज्य में? तो केरल राज्य में है, ध्यान रखिएगा। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल राज्य में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करता है? तो ये गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु प्रदान करता है। विकसित देशों में
किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्री तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो एक कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो ये भारत देश में अपनाया गया था। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है और इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो उल्टा यू आकार का जो है होता है। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? तो ये अलग समिति ने किया था। मात्र पोषण तत्व की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया है? तो ये अलग समिति द्वारा किया गया था। आगे है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।